गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 18 दिसंबर। आज का हमारा पहला टॉपिक है राइट टू बी फॉरगॉटन। तो रिसेंटली देखिए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करते हुए कहा है कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है जो 2019 में लेके आया गया था सरकार के द्वारा, तो इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है। तो देखिए ये इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये बात करता है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल जिसके अगर उससे रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन पोस्ट है या ऐसे उससे रिलेटेड कोई ऐसी पिक्चर है या वीडियो है या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल है जो उसके बारे में उस इंडिविजुअल के बारे में है, तो उसके पास ये राइट होगा कि वो उस चीज़ को जो है उस पब्लिक साइट से या उस न्यूज़ से उसको डिलीट करवा सकता है। ठीक है। और ये चीज़ हमारे राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट दिया ही गया है इस चीज़ को लेकर के कि राइट टू प्राइवेसी यानी जो हमारा निजता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी देखने को मिलेगा। तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो पार्ट है राइट टू प्राइवेसी का, जो कि आता है आर्टिकल 21 में। तो देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक राइट टू प्राइवेसी को लेकर के जजमेंट भी दिया गया था। तो आप बताइए कि राइट टू प्राइवेसी जो है किस कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस केस का नाम आप कमेंट में बताना है आपको। अब बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है ये। देखिए तो देखिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड जो है वो प्रोविजंस दिए गए हैं। मेनली देखिए दो जजमेंट से निकल के आता है ये। तो उड़ीसा हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन का जो डॉक्ट्रिन है ये एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन होगा वो पार्ट होगा राइट टू प्राइवेसी का, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में है। ठीक है। तो अब इसके जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल एम्स टू सेट आउट प्रोविजंस मीन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल। तो हमारे जो पर्सनल डाटा है तो उसके प्रोटेक्शन की बात करता है ये बिल। ठीक है। तो जो इसका चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में जो क्लॉज 20 है उसमें एक टॉपिक है राइट ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स। तो राइट ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स टॉपिक के अंदर आता है राइट टू बी फॉरगॉटन। अब बात करते हैं कि देखिए इसको डिफाइन किया गया है इस चीज़ में। तो डाटा प्रिंसिपल्स, द पर्सन टू whom the data is related shall be right to be restrict or prevent the continuing disclosure of his personal data by data fiduciary। तो देखिए इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपसे आपके संबंध में कोई भी डाटा है, वीडियो है या फोटोज़ है, तो आपके पास ये पूरा पूरा अधिकार होगा कि आप उसको जो है डिसकंटिन्यू करवा सकें, मीन्स वहाँ से बंद करवा सकें। ए डाटा फिड्यूसरी मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए स्टेट। अब उसमें जो है स्टेट भी आ जाएगा, कंपनी हो गई कोई, या कोई ज्यूरिस्टिक एंटिटी हो गई, कोई इंडिविजुअल हो गया, हु अलोन और इन कंजुकेशन विद अदर्स डिटरमाइन द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा। तो आपके पर्सनल डाटा को कोई भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ जो है वो कोई अगर अपलोड करता है तो आप जो है एक आपत्ति जता सकते हैं और वहाँ से वो वीडियो या फुटेज जो है वो डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है। तो अंडर द राइट टू बी फॉरगॉटन यूजर्स कैन डीलिंक, ठीक है, डीलिंग कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी करेक्शन अगर सुधार करवाए तो वो भी करवा सकते हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेल्प बाई डाटा फिड्यूसरीज। तो अगर कोई भी आपकी कोई भी कंपनी हो गई या मान लीजिए स्टेट ही है या कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी ऐसा काम करते हैं, तो आप जो है या तो अपने डाटा को आप एक तरह से डीलिंग करवा सकते हैं, लिमिटेड करवा सकते हैं, अपने उसको डिलीट करवा सकते हैं, या उसमें कुछ सुधार भी करवाना है तो वो भी चेंजेस करवा सकते हैं, जो कि राइट टू बी फॉरगॉटन के अंदर आएगा। इसी के संबंध में देखिए जो हमारा आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका सेक्शन है 69A। ये बात करता है रिमूवल ऑफ सर्टेन अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये बात करता है कि जो कुछ अगर अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है तो उसके रिमूवल की ये बात करता है। लेकिन ये अप्लाई होता है किस किस केस में, अगर मान लीजिए कि वो डाटा हमारी नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट करता है, तभी ये जो आईटी एक्ट का सेक्शन 69A है ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, एक्सटेंशन फॉर पीएम कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो स्कीम थी इरिगेशन, वाटर सप्लाई और ग्राउंड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो अब ये 2026 तक के लिए लागू हो गया है फिर से। लेकिन इसको 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका मोटो था हर खेत को पानी। ठीक है। और इसको देखिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा था टू एक्सपैंड कल्टिवेटेड एरिया, ताकि जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको और हम बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें। उसके अलावा विथ एस्योर्ड इरिगेशन
रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक, जो पानी की बर्बादी होती है उसको कम किया जा सके, ठीक है, और वाटर के यूज़ को जो है और इम्प्रूव किया जा सके। अब इसमें देखिए इस स्कीम में बेसिकली जो है 3 एक्टिव प्रोजेक्ट्स को कंबाइन किया गया था। कह सकते हैं कि 3 प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करके जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है लॉन्च किया गया था। तो पहला था हमारा एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो है उसको हैंडल करती थी। उसके बाद दूसरा इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैंडल करता था। उसके बाद फॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये एक कंप्लीट सोल्यूशन था टू फॉर्म लेवल इरिगेशन एंड एस्यूड इरिगेशन फॉर एवरी फॉर्म, ठीक है। तो एक तरह से इरिगेशन में जो खेती की जाती है, खेती में पानी की जो व्यवस्था है उसको और अच्छे से प्रोवाइड किया सके, ताकि जो इरिगेशन का लेवल है उसको और बढ़ाया सके, इंक्रीज़ किया सके, प्रोडक्शन और इंक्रीज़ किया सके। इट एम्स टू इंटीग्रेट इरिगेशन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है हम और इरिगेशन के क्षेत्र में और जो है उत्पाद को जो है और बढ़ावा दे सकें। कवर मोर कल्टिवेटेबल एरियाज अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है एग्रीकल्चर के अंदर तो उसको हम कवर कर सकें। इंक्रीज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से पानी की बचत होगी तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड प्रिसीजन इरिगेशन विच इन अदर वर्ड्स कैन बी शेड एज मोर क्रॉप पर ड्रॉप, और एक प्रिसाइज इरिगेशन कर सके, मीन्स हर जो पानी की बूंद है उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके इरिगेशन में। इट ऑल्सो टारगेट्स द प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, तो जो छोटे क्षेत्रों में जो इरिगेशन की जाती है उनको भी टारगेट करता है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंकलर्स के फॉर्म में, रेन गन्स या ड्रिप्स एटसेट्रा के फॉर्म में, मीन्स डायरेक्ट पानी न ऐसे खेत में न यूज़ करके एक स्प्रिंकलर का यूज़ करके या रेन गन या ड्रिप्स का यूज़ करके किया जाए, जिससे कि जो पानी है उसकी बचत हमें देखने को मिलेगी। अब इस देखिए माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो जो माइक्रो इरिगेशन होता है उससे हायर प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। वाटर सेविंग होता है, ठीक है, वाटर की जो पूरा इस्तेमाल अच्छे से होता है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी और एनर्जी की जो कॉस्ट है वो कम आती है, ठीक है। हायर फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी, लेबर की कॉस्ट हमें कम देखने को मिलती है, सॉइल लॉस कम होता है, ठीक है। मार्जिनल सॉलिड्स एंड वाटर इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल है ये, और क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा होता है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, तो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सभी चीज़ जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है वो हर फेज़ में एक्सप्लेन किया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान जो है ये आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एरियाज़ को दैट रिक्वायर इम्प्रूव फैसिलिटीज़ इन इरीगेशन, ठीक है। तो जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटीज़, चाहे वो ब्लॉक लेवल की बात हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो, तो जहाँ भी इन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने का काम डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान करेगा। और जो स्टेट इरीगेशन प्लान है, स्टेट इरीगेशन प्लान क्या करेगा कि जितने भी DIPs हैं यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान्स हैं सबको कंसोलिडेट करेगा, सबको साथ लेके जो है ये ओवरसी करेगा कि इनको जो है डेवलप किया जाए अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है इनको डेवलप किया जाए। अब फंडिंग पैटर्न की बात कर लें तो देखिए जो उसमें फ़ंड है वो एलोकेट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ठीक है। अगर अगर स्टेट ने, यह कंडीशन ये है कि अगर स्टेट ने जो है डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान प्रिपेयर किया है या स्टेट इरीगेशन प्लान अगर प्रिपेयर किया है तो तभी जो है सेंटर उनको पैसे जो है फंड्स जो है वो एलोकेट करेगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो 25% होगा, मीन्स इसमें 25% जो पैसा है वो राज्य की सरकारों को देना होगा और बाकी का पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% पैसे जो हैं ये इनको देने हैं, ठीक है, और बाकी के पैसे केंद्र सरकार देगी। और ये भी जो 10% पैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए जा रहे हैं ये पैसे एज ए लोन होंगे, मीन्स इंटरेस्ट फ्री लोन में इनको दिया जाएगा। इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा 10% पे। तो एज ए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है 10% को पैसे दिए जाएंगे और बाकी का 90% सेंटर देगी। लेकिन अदर स्टेट्स के लिए 75% जो है वो सेंटर देगी और बाकी के 25% जो है वो राज्य सरकारों को काम होगा इसमें इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है WTO रूल्स अगेंस्ट इंडिया शुगर सब्सिडीज़। तो देखिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक पैनल ने ये कहा कि इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को जो है वॉयलेट किया है व्हेन इट ऑफर्स एक्सेसिव सब्सिडीज़ फॉर द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर एंड शुगर केन। और ये कहा है कि ये इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो सब्सिडीज़ है वो प्रोवाइड कर रहा है शुगर और शुगर केन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अब बात करें कि WTO क्या क्या कह रहा है। तो अंडर WTO रूल्स इंडिया शुगर सब्सिडीज आर कैप्ड एट द मिनिमम लिमिट ऑफ द 10%।
तो जो भी प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसका उसका 10% जो है, WTO का ये नियम है कि जो भी प्रोडक्शन होगा शुगर या शुगर केन का, तो उसका 10% ही आप सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। India's policies were inconsistent with WTO rules that governs the level at which nation can subsidize domestic agriculture production। और ये कहा गया कि अब इंडिया जो है वो 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये रूल है ये वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए WTO ने ये कहा कि आप विड्रॉ कर लीजिए इट्स प्रोहिबिटेड सब्सिडीज अंडर प्रोटेक्शन असिस्टेंस द बफर स्टॉक एंड मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम विद इन 120 डेज। तो 120 दिन के समय दिया गया है और कहा गया कि आप जो ये इतनी सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहे हैं शुगर के एक्सपोर्ट में और शुगर के प्रोडक्शन में, तो इनको आप जो है विड्रॉल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कंप्लेन क्या की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ने कहा कि इंडियाज डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी मेजर्स अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट विद द वेरियस आर्टिकल अगेन WTO। तो WTO के नियमों के अनुसार जो है ये इंडिया का जो डोमेस्टिक सपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सब्सिडी जो है ज़्यादा दिया जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील का कहना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कह रहा है कि जैसे कि एग्रीकल्चर पे जो एग्रीमेंट है इसका वॉयलेशन हो रहा है, और एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स का वॉयलेशन हो रहा है। अब देखिए जो इसका आर्टिकल 26 है जो कि गवर्न करता है सब्सिडीज़ को। ठीक है, WTO में आर्टिकल जो 26 है वो सब्सिडीज़ के संबंध में है, और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला द्वारा कहा गया कि इंडिया जो है वो अपने डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा देने लग रहा है। ठीक है, 10% से ज़्यादा। बात करें डोमेस्टिक सपोर्ट की, तो ऑल 3 कंट्रीज कंप्लेन दैट इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक सपोर्ट टू ए शुगर केन प्रोड्यूसर। तो तीनों देशों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो अपने शुगर केन प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, और जो कि 10% की लिमिट से बढ़ रहा है। ठीक है, 10% की लिमिट से ज़्यादा दे रहा है। अब देखिए यहाँ कई सब्सिडी आ जाती है। दे ऑल्सो रेज दिस इशू ऑफ इंडियाज एलाइज एक्सपोज सब्सिडीज अंडर द प्रोडक्शन असिस्टेंस बफर स्टॉक स्कीम्स एंड द मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स। तो कई स्कीम्स के अंडर में जो है उनको सब्सिडी दी जा रही है, और ओवरऑल वो सब्सिडीज़ जो है वो टोटल प्रोडक्शन से जो है 10% ज़्यादा हो जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्यूज इंडिया ऑफ फेलिंग टू नोटिफाई इट्स एनुअल डोमेस्टिक सपोर्ट। अब ऑस्ट्रेलिया ये एक्यूज़ कर रहा है कि इंडिया ने कितना सपोर्ट जो है इसमें दिया था। तो 1995 से 96 के बीच में से लेकर के 2009 और 10 तक के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया जो वो डाटा है कि कितना सब्सिडी शुगर और शुगर केन के लिए दिया गया है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। अब देखिए इसका इंडिया क्या रिप्लाई करता है। तो इंडिया ने जो रिजेक्ट कर दिया है पैनल की फाइंडिंग्स को, और एरोनियस, अनरीजन्ड और नॉट सपोर्टेड बाय WTO रूल्स क्या बोला है। ठीक है, इट आर्ग्यूड दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ FCM एग्रीमेंट और नॉट एट एप्लीकेबल इंडिया। और ये द्वारा ये इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 3 में जो चीज़ें दी गई हैं वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इट ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इट मैंडेटरी मिनिमम प्राइजेस आर नॉट पेड बाय द गवर्नमेंट्स। और तो ये भी कहा गया इंडिया के द्वारा कि जो इसका मिनिमम कंपल्सरी प्राइस है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि वो शुगर मिल्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो मार्केट प्राइस सपोर्ट के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि वो शुगर मिल्स के द्वारा जो है मिनिमम जो मैंडेटरी प्राइजेस हैं वो दिए जाते हैं, सरकार नहीं दे रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2016-17 में 1521 करोड़ के आसपास का जो एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला। लेकिन वहीं 2020-21 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 8,434 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट यहाँ तक बढ़ चुका है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए इंडिया के पास ये स्ट्रेंथ है कि कम कॉस्ट में ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया कर सकती है, और सरकार ने जो है वो टारगेट भी रखा है टू अचीव एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 35,000 करोड़, यानी करीब जो है $5 बिलियन के आसपास का टारगेट रखा गया सरकार के द्वारा कि एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स और सर्विसेज के फील्ड में जो है हम 2025 तक ये 5 बिलियन का टारगेट जो है वो टच कर लेंगे। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ क्लैरिफाइड दैट द नेम्स ऑफ द मेजर डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कैन नॉट बी डिस्क्लोजर ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस। उसके द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री का द्वारा ये भी कहा गया कि जो मेजर आइटम्स डिफेंस आइटम जो एक्सपोर्ट किए गए हैं यहाँ से, तो उनके नाम भी हम कुछ रीजंस की वजह से हम उसको इनक्लोज जो है नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। टू बूस्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग द गवर्नमेंट हैड इशू 2 पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट। तो देखिए एक इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 चीज़ें इशू की है। पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट जो है वो इशू की गई, जिसमें टोटल 209 आइटम्स कंटेंट है। ठीक है, इसमें 209 आइटम्स हैं। ठीक है, जिनको जो है इंपोर्ट यहाँ से नहीं किया सकता,
केवल जो है एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही इनको प्रोक्योर किया जा सकता है, इनको बाहर जो है इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री भी बोलते हैं, तो इस रिसेंटली जो है इनके द्वारा ये कहा गया है, इनकी जो 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें टॉप 100 डिफेंस कंपनीज़ की बात की गई है। तो वर्ल्ड की टॉप जो 100 डिफेंस कंपनीज़ हैं उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये 3 कंपनी का नाम हमें टॉप 100 डिफेंस कंपनीज़ के नाम में देखने को मिला है। उसके अलावा वाइल इंडिया रिमेन एमंग द टॉप इम्पोर्टर्स, और इंडिया वैसे भी जो है वो टॉप इम्पोर्टर्स की लिस्ट में है। इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स, और टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी इंडिया शामिल है। और कहीं ना कहीं हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है इंडिया के आर्म एक्सपोर्ट में। अगर 2011 से 15 के बीच देखें और 2016 से 20 के बीच में अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पे इंडिया के जो आर्म्स का जो इम्पोर्ट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ये हमें जो सिपरी की रिपोर्ट है 2020 की ये बताती है। अब बात करते हैं इंडिया कौन कौन से आइटम्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि जो मिसाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, तो LCA हेलीकॉप्टर्स, मल्टीपर्पज़ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करता है। वॉरशिप और पेट्रोल वेसल्स जो है वो इंडिया के द्वारा यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब एक्सपोर्ट किया जाएगा आर्टिलरी गन सिस्टम, टैंक्स वगैरह, रेडार हो गए, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उसके अलावा और भी वेपन सिस्टम, ठीक है। किसको? तो ये इंडियन ऑयल जो इंटरनेशनल ऑयल रिम नेशंस है, तो इनको जो है ये अब इम्पोर्ट इनको भी किया जाएगा। जो मेजर पार्टनर है इंडिया का, वो जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की मेजर पार्टनर्स में आती हैं। अब देखिए वियतनाम जो है वो इंडिया से 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है वो ले रहा है, अंडर है 100 मिलियन क्रेडिट लाइन के अंडर में वियतनाम के द्वारा 12 जो है वो फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है वो लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा वियतनाम इंटरेस्टेड है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स में भी, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड है उसने कहा कि इट्स हेलीकॉप्टर्स एंड द तेजस LCA टू सर्व साउथ ईस्ट एशियन एंड वेस्ट एशियन नेशंस एंड इज़ इन द रेस टू सप्लाई द LCA टू मलेशिया। तो देखिए जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ये अब जो मलेशिया को भी जो है कुछ LCAs वगैरह जो है ट्रांसफ़र करने की बात यहाँ सामने आ रही है। डिस्कशन ऑन द सेल ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज्वाइंटली डेवलप बाई इंडिया एंड रशिया। देखिए इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर जो है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इसको डेवलप किया गया है एट एन एडवांस स्टेज विद सम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो भी शामिल है इंडिया और रशिया के साथ। अब बात करें कि क्या इश्यूज़ हैं इसके डिफेंस एक्सपोर्ट के संबंध में। देखिए इंडिया की 4 कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है। तो ये एमंग टॉप 100 बिगेस्ट आर्म प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड ओवर 200 डिफेंस एक्विजिशंस। तो करीब करीब जो है पिछले कुछ सालों में सरकार ने करीब 200 डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक तरह से अप्रूवल जो है दे दिया है, जिनकी कीमत जो है करीब 4 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है। बस मोस्ट आर स्टिल इन रिलेटिवली अर्ली स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, लेकिन अभी भी जो है वो प्रोसेसिंग के पीरियड में है। तो देखिए अब यहाँ हमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कमी देखने को मिलती है, पुअर डिज़ाइन कैपेबिलिटी, ठीक है, इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम देखने को मिलता है। इन एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर मेजर सब सिस्टम, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो ये एबिलिटी है वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। एंड कंपोनेंट्स हैम्पर द इंडिनियस मैन्युफैक्चरिंग, और जो इंडिनियस मैन्युफैक्चरिंग की जाती है हमारे यहाँ, तो वहाँ यहाँ जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर निकल जाते हैं, जो फॉल्टी निकल जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस इज कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड हैज़ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो भी बहुत लॉन्ग देखने को मिला। और जब तक वो लॉन्च होती है उससे पहले जो है न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ जाती हैं और वो पुरानी हो जाती हैं। एंड इशू रिलेटेड टू स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज, compliance burden and lack of skill affects the development of India's manufacturing and defense, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं और एक स्किल की कमी देखने को मिलती है, तो ये भी जो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है डिफेंस के रिलेटेड में, तो वहाँ भी एक डेवलपमेंट की कमी हमें देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन का जो एक जुरिडिक्शन है दोनों के बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी देखेंगे हम यहाँ पे कि हायर
और इन फ्यू केसेज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द लो एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद एफडीआई पॉलिसी की बात करें तो एफडीआई लिमिट 49% पे है, जो कि एनफ नहीं है टू एंथ्यूज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस टू सेट अप बेसिस इन इंडिया। ठीक है, तो एफडीआई लिमिट से 49% पे है। उसके अलावा देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैकने देखने को मिलता है। तो ए लिप सर्विस to the technology funding by making token allocation inadequate commentary to our lack of seriousness in the area of research and development। ठीक है, तो R&D में भी जो हमें जो है एक लैक ऑफ सीरियसनेस देखने को मिलता है। और देयर इज़ ए लैक ऑफ इंजीनियरिंग इन रिसर्च कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग की कमी है रिसर्च कैपेबिलिटी में। इट अगेन लीड अस बैक टू द नीड ऑफ ए स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब जो है इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। देखिए वे फॉरवर्ड ये हो सकता है, आगे की बात ये हो सकती है कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, मीन्स हम दूसरे पे एक तरह से डिपेंड ना रहे इस चीज़ को लेकर के। इंडिया वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर फ्रॉम 2014 टू 18। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर था 14 से 18 के बीच में। सीटिंग द लॉन्ग हेल्ड हैज़ द टैग हैज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर टू सऊदी अरेबिया। लेकिन 2019 में जो है ये टैग जो है सऊदी अरेबिया को ये टैग मिला है। अब बात करें, देखिए इंडिजीनियस इन डिफेंस इज क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। इट कीप्स इंटैक्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज एंड इंकरेजेस स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन दैट ऑफन स्टेम फ्रॉम इट। तो देखिए कहीं ना कहीं अब हमें ये ज़रूरत है कि हम जो है अगर R&D में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके जो आगे वाले फ्यूचर है उसमें हमें अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।